हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का विषय रहेगा बायोलॉजी से सेल नाम का चैप्टर, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल के बारे में जानने से पहले हम स्टार्टिंग से सेल किस प्रकार से डिस्कवर हुआ, सेल के बारे में हम लोगों को किस प्रकार से पता चला, वहाँ से हम लेके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा सेल है, कोशिका जिसे बोला जाता है, तो कोशिका सबसे पहले कैसे हमें पता चला, वहाँ से लेके और सेल के जो भी कंपोनेंट है, जो भी उसके घटक होते हैं सेल के अंदर में, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एक-एक करके राइबोसोम हो गया, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल के बारे में सबसे पहले हम लोग को कैसे पता चला? सेल के बारे में जानने से पहले ये सेल होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग आइडिया ले लेते हैं। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई जो होती है, उसे हम बोलते हैं एटम। के अंतर्गत एटम अगर तोड़ेंगे तो इसके हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी मिलेगा। केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है? लेकिन बहुत सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, सेल बनते हैं हमारे। बहुत सारे जब सेल मिल जाते हैं तो टिश्यू बनते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलके हमारे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सारे मिलके हमारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। जैसे हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये सभी चीजें मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम जो भी है, ये सभी जब मिलते हैं तब जाके एक हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है, कोई भी एक जीव बनता है। तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है। एंड तक जाते जाते हमें सेल पूरे अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत हमें ये समझ में आ गया है कि सेल आखिर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है जेचेरियस जॉनसन। जेचेरियस जॉनसन, इन्होंने जैसे सेल हमारा जो है सेल, तो सेल इतनी छोटी इकाई है, इतना छोटा सा वो है कि उसे हम ऐसे नंगे आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी, और पहले माइक्रोस्कोप नहीं था। तब एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो कि इनके बारे में है। ये है जेचेरियस जॉनसन। इन्होंने, ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे, ये एक चश्मा बनाने वाले, चश्मा रिपेयर करने वाले व्यक्ति थे। और इन्होंने क्या किया, जब ये अपना चश्मा बनाने का काम कर रहे थे, तो एक लेंस के ऊपर दूसरा लेंस, जैसे अपना ऐसे काम कर रहे होंगे उठा के, और एक लेंस के बाद दूसरा लेंस आ गया। और वैसे आने के बाद क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे एक लेंस है, इसके ऊपर ही एक और लेंस आ गया। तब उन्होंने देखा कि जो हम अपने नंगे आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, वो उन दो लेंसों के मदद से वो देख पा रहे थे, बहुत छोटी छोटी चीजों को भी देख पा रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि ऐसा ना, कि हम क्या करें कि दो लेंस को आपस में इस प्रकार से आमने सामने जोड़े, ताकि हम बहुत छोटे छोटे चीजों को देख पाए। तब इन्होंने क्या किया था, एंड ऑफ 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के अंत तक, 1590 ईस्वी में, 1590 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप का खोज कर दिया। जब माइक्रोस्कोप आ गया, तब जाके इससे बहुत सारी चीजों को हम माइक्रोस्कोप से देख देख के हमें पता चला। उसी प्रकार से उसमें से एक था सेल। तो सेल के बारे में भी हमें कैसे पता चला, तो आगे चल के आते हैं रॉबर्ट हुक। जब ये रॉबर्ट हुक आते हैं 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, और इन्होंने सबसे पहले कॉर्क स्लाइस को लिया। कॉर्क स्लाइस होता है काग का टुकड़ा, यानी कि किसी भी पौधे का जो ऊपरी वाला परत जो होता है, जो कि डेड होता है, ठीक है, मरा हुआ होता है, उसको लेकर उन्होंने अध्ययन किया और सेल के बारे में बताया। तो सबसे पहले जो मृत सेल होता है, क्वेश्चन ये से आता है कि सेल के पिता कौन आते हैं, मृत सेल और जीवित सेल, यानी लिविंग जो सेल होते हैं और नॉन लिविंग सेल होते हैं। तो नॉन लिविंग सेल, डेथ मृत, जो ये मृत कोशिका के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था, वो थे रॉबर्ट हुक। इसीलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे एंटोनी लेवेनहुक, और एंटोनी लेवेनहुक आते हैं 1674 ईस्वी में। जब ये 1665 में इन्होंने मृत सेल के बारे में बता दिया, उससे 9 साल बाद, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि एंटोनी लेवेनहुक जो है वो 1674 में आते हैं, 65 और 9 74। तो इस तरीके से दोनों डेट में अगर हमें
कुछ भी कोई सन याद में, मतलब जैसे 74 अगर याद है तो वहां से 9 साल हम क्या कर देंगे माइनस, या हमें 65 याद है तो 9 साल उसमें ऐड करके हम दूसरा हम सन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तो जब लेवेनहुक आते हैं और इन्होंने क्या किया था, एक तालाब था, तालाब में से उन्होंने, जैसे मान लिया कि ऐसे तालाब है, इसमें क्या है पानी है, इसमें से थोड़ा सा पानी लेकर और उसमें माइक्रोस्कोप के मदद से देखा था, अध्ययन किया था, और उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में बताया। इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो एंटोनी लेवेनहुक को कहा जाता है। इन्होंने शैवाल के बारे में बताया था, शैवाल के ऊपर निरीक्षण किया था, बैक्टीरिया और शुक्राणु के ऊपर इन्होंने निरीक्षण किया था। इनको बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसके बाद आगे आके माल्थियस सिलेंडन आते हैं और इन्होंने कोशिकाएं, जो पौधे जो होते हैं वह किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। इन्होंने बताया था कि पौधे जो बने होते हैं वह किससे बने होते हैं, तो सेल से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। इन्होंने ये बात बताई थी 1838 ईस्वी में। इसके बाद आगे आते हैं हमारे स्वान आते हैं, और स्वान ने बताया था कि पौधे जो होते हैं, पौधों के कोशिकाओं, जो कोशिका भित्ति होती है उसमें जो भी उनमें सेल होते हैं, तो सेल के ऊपर सेल वाल होता है। ठीक है, और प्लाज्मा झिल्ली के बारे में भी इन्होंने बताया था। इन्होंने बताया था 1839 ईस्वी में। कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, एक ही जीव में अलग अलग प्रकार के पाए जाने वाले कोशिका जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे स्मूथ मसल सेल्स हो गए, ठीक है, ब्लड सेल्स हो गए, ओवम हो गया, स्पर्म हो गया, बोन सेल हो गया, ठीक है, नर्व सेल हो गया, फैट सेल हो गया। एक एक करके अभी हम लोग, ये बस हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें कैसे किस किस प्रकार के सेल होते हैं, अभी उनके कंपोनेंट, जो उनके घटक है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। सेल 1 से 2 क्लास में, ये हम लोग का आज पहला क्लास है, 1 से 2 क्लास में सेल के बारे में पूरे अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से आगे देखते हैं। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट फ्यू सेल, कुछ सेल के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें जो हमारा वर्ल्ड है, पूरा जो दुनिया है, इसमें सबसे जो छोटा सेल होता है, जो सबसे छोटा सेल होता है उसे बोलते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टम। जो हमारे वर्ल्ड में जो सबसे छोटा अभी तक ज्ञात सेल है, जो सबसे सूक्ष्म है, सबसे छोटा है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टम। ये 0.2 से लेके 0.3 माइक्रोन इतना बड़ा होता है। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा, ये तो सबसे छोटा हो गया, उसी प्रकार से सेल जो होगा हमारे वर्ल्ड में, जो सबसे बड़ा होगा वैसा भी तो होगा कुछ, तो वो है हमारा ओस्ट्रिच का एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया में ज्ञात सबसे बड़ा क्या है, सेल है, जिसकी जो वो कितना बड़ा है, तो आकार है उसका 130 से लेके 170 mm तक। ठीक है, तो ये हमारा ओस्ट्रिच का एग है, जो कि दुनिया में ज्ञात सबसे बड़ा सेल है। इसके अलावा इसके आगे कुछ, ये तो हमारे दुनिया में हो गया, वर्ल्ड में पूरा हो गया, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन है, माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टम। ठीक है, और सबसे छोटा कौन है, माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टम। और सबसे बड़ा कौन सा है, जो ओस्ट्रिच का अंडा होता है, एग होता है, वो हमारा सबसे बड़ा है वर्ल्ड में। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा मनुष्य शरीर है, इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा सेल है, तो सबसे बड़ा जो सेल होता है, जो सबसे बड़ा होता है उसे ओवम है, उसकी लंबाई होती है, वो कितना बड़ा है, तो 1 mm इतना बड़ा है। ठीक है, और जो सबसे लंबी होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें क्या डिफरेंस है, लार्जेस्ट का मतलब हो गया कि ये इस प्रकार की आकृति हो गई, ठीक है, और लंबा का मतलब हो गया कि इस प्रकार की आकृति हो गई। तो सबसे लंबा जो है वो है हमारा न्यूरॉन सेल होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में हमारा जो नर्व सेल होता है, जो कितना मीटर लंबा होता है, 0.1 से लेके 1 मीटर लगभग लंबा होता है। ठीक है, और ओवम होता है जो 1 mm बराबर होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा सेल है, वो है हमारा ह्यूमन स्पर्म। ये सबसे छोटा है, जिसकी
4 माइक्रोमीटर लंबाई इसकी होती है, 4 माइक्रोमीटर। अब ये हमारा सेल के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, सेल के बारे में थोड़ा बहुत हम समझ गए। अब सेल के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेल में कौन-कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक-एक करके हम लोग देखते हैं। तो सेल के अंदर ये हमारा सेल है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, इसके अतिरिक्त न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक, ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी बॉडी को गोल्जी अपार्टस भी बोला जाता है, दो नाम है इसका, लाइसोसोम है, माइट्रोकांड्रिया है, उसके बाद है सेंट्रोसोम है, वैक्यूल है। ठीक है, ये वैक्यूल जो होता है ये बहुत छोटा होता है। जो जीव होते हैं उनमें जो वैक्यूल पाया जाता है वो बहुत ही छोटा पाया जाता है। यह इसलिए पाया जाता है क्योंकि जो पौधे होते हैं उसमें वैक्यूल जो होता है जो बड़ा होता है, वो इसलिए क्योंकि उनमें ऊर्जा की जरूरत ज्यादा होती है और ऊर्जा उसमें वैक्यूल में स्टोर करके पौधे रखेंगे। इसके वजह से उसमें जो उस सेल में होता है, पौधे के सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सेल वॉल हैं वो जीव में नहीं पाए जाते हैं। वह किस सेल में पाए जाते हैं? तो पौधों में पाए जाते हैं। जो सेल वॉल हैं वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ये पूरे सेल के अंदर एक चिपचिपा जेली पदार्थ है जो कि जो भी अंदर के कंपोनेंट्स है, जो भी घटक हैं, उनको सबको अलग अलग करके रखता है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये सभी सेल, जो भी सेल के कंपोनेंट है, वो आपस में आके टकरा सकते हैं। ठीक है, ये चिपचिपा जेली प्रकार जो भी यहाँ पे ये दिख रहा है ब्लू कलर में, ये सभी क्या होते हैं? हमारे साइटोप्लाज्म होते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन ये हमारा सेल के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है जो कि क्या करती है? सेल को, सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स है उनको सुरक्षा प्रदान करने की काम करती है। उसके अलावा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के इसका जो काम होता है, ये क्या करता है? एनर्जी बनाता है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। क्वेश्चन आता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा बनता है, 36 एटीपी बनता है। इसके बाद हमारा लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम क्या करता है? जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में कोई भी सेल है, अगर वो मृत हो जाता है यानी वो मर जाता है, तो उसे साफ करने का काम करता है लाइसोसोम। जो सेल मर गया उसको वो क्या करेगा? खा जाएगा और वहां पे वो सड़ने से क्या होगा? बच जाएगा। अगर वहां पे वो सफाई नहीं होगा तो जहां का सेल, अगर मान लीजिए कहीं पे चोट लगता है तो वहां के जो सेल मर जाते हैं, अगर वहीं पे रहेंगे तो क्या होगा? वो सड़ने लगेंगे और फिर आसपास के जो भी सेल हैं उनको भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो लाइसोसोम क्या करता है? वो जो मरे हुए सेल होते हैं उनको साफ करने का काम करता है और लाइसोसोम को हम सफाई कर्मी कहा जाता है। सेल को, कोशिका का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम कहा जाता है। ये गोल्जी अपार्टस, जिसे गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है, ये परिवहन का काम करता है। जो भी ऊर्जा बनता है तो हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है? उस ऊर्जा को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये सभी, जैसे मान लीजिए कि जो हमारा बॉडी का जो भी अंग है वो कार्य कर रहा है तो वहां पे ऊर्जा की जरूरत ज्यादा होगी, तो बाकी जगहों से ये ऊर्जा को क्या करता है? जहां पे ज्यादा वर्क हो रहा है वहां पे ले जाके ये गोल्जी बॉडी है या गोल्जी अपार्टस, दोनों नाम से जाने जाते हैं, ये वहां पे ले जाके ऊर्जा को पहुंचाने का काम करता है। जैसे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे इसीलिए इसी के कारण हमारा जो बॉडी है, अगर हम काम कर रहे हैं, दौड़ने का काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब हमारा पैर थक जाएगा तो हम बैठ जाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, लेकिन बाकी सब हम काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर हमारा पैर थकेगा तो साथ साथ में हमारा पूरा बॉडी भी क्या हो जाएगा? थक जाएगा। क्योंकि जो हमारा बॉडी का अंग जिस उस टाइम पे वर्क नहीं कर रहा होता है, तो उन जगहों से गोल्जी अपार्टस क्या होता है? ऊर्जा को ले जाके जहां पे ज्यादा काम हो रहा है वहां पे पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए हमारा जब भी जो हमारा बॉडी है वो थकता है तो पूरा एक साथ थकता है। ऐसा नहीं है कि एक कोई अंग थक गया और बाकी अंग हमारे क्या है? फिट है, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद आता है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है ये।
उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो पार्ट होते हैं इसमें। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ वाला होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, वहां से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, फैट का निर्माण करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से क्या बनता है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है। और जो यहाँ पे अंदर वाला ये पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्मूथ होता है और यहाँ से फैट का निर्माण होता है, यहाँ से फैट प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो हमारा केंद्रक होता है, इसके अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर भी प्रोटीन बनता है। तो आज के लिए ये हमारे जो भी सेल हैं, ये सभी सेल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो भी इसके कंपोनेंट होते हैं, ये डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो जो भी हमारा ये कंपोनेंट्स है, जो भी घटक हैं सेल के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में जो कंपोनेंट हैं और किस प्रकार से ऊर्जा बनता है, किस प्रकार से, जैसे अभी हम लोग पढ़े कि पावर हाउस ऑफ सेल हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एनर्जी बनता है एटीपी के रूप में। तो किस प्रकार से बनता है, इन सब के बारे में हमें एक एक करके पढ़ेंगे पूरे डिटेल से। इसके अलावा जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े, दो पार्ट होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये किस प्रकार से फैट और प्रोटीन का निर्माण करते हैं, गोल्जी अपार्टस किस प्रकार से परिवहन का काम करता है, एक एक करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे।